प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के स्रोत देख रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो 3 टाइप के जो है ये स्रोत हैं। पहला हमने बताया था पुरातात्विक स्रोत है, और पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मोहरे, इस पे विस्तृत चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वे साहित्यिक स्रोत पर चर्चा करेंगे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत। ये जो साहित्यिक स्रोत है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट और जेआरएफ में ये अक्सर क्या होता है, आता है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत। ये जो साहित्यिक स्रोत है ये 2 प्रकार के होते हैं, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक और लौकिक, एक रिलीजियस हो गया और दूसरा धार्मिक हो गया और दूसरा लौकिक हो गया। धार्मिक और लौकिक हो गया। धार्मिक जो है वो भी 2 पार्ट में है। ठीक है, धार्मिक एक ब्राह्मण साहित्य और दूसरा गैर ब्राह्मण साहित्य। उसको मत देखिए, ये आपके लिए था कि आप इस चीज को जान सके, बात के लिए वो। ठीक है, 2 है जो ये रिलीजियस है, धार्मिक, एक क्या है ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, गैर ब्राह्मण लिटरेचर। ब्राह्मण साहित्य कौन है? जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है, जो धर्म से संबंधित लिटरेचर है, ठीक है, वो ब्राह्मण साहित्य है। गैर ब्राह्मण जिसकी रचना ब्राह्मण धर्म से संबंधित नहीं है, गैर ब्राह्मण का उल्लेख है, उसे जो है ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण साहित्य के नाम से जाना जाता है। अब खास बात यह है कि आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे, अच्छा ये हुआ कि ब्राह्मण साहित्य कौन है, तो ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन है इसकी चर्चा अभी करते हैं। जिसमें वेद है, ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है? आता है क्वेश्चन कि ब्राह्मण ग्रंथ में से कौन संबंधित है और कौन संबंधित नहीं है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन सी चीजें आती हैं। दूसरी जो बात है वो फिर ब्रह्मोत्तर साहित्य। ब्रह्मोत्तर साहित्य जो ब्राह्मण ग्रंथ से अलग हैं और दूसरे धर्म से रिलेटेड हैं, उन साहित्यों को ब्रह्मोत्तर साहित्य या गैर ब्राह्मण साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य रूप से बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य है। ये बौद्ध साहित्य क्या है, जैन साहित्य क्या? बौद्ध धर्म से संबंधित जो लिटरेचर लिखे गए हैं उसे बौद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता। बौद्ध धर्म एक अलग धर्म था। दूसरा जैन साहित्य, महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की थी और उससे संबंधित जो ग्रंथ हैं वे क्या कहलाते हैं? वे जैन साहित्य के रूप में जाते। तो बौद्ध और जैन जो भी साहित्य हैं वो क्या हैं? ब्राह्मण से अलग हैं। तो वो क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मोत्तर साहित्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो बौद्ध और जैन वाले जो हैं वो सब ब्रह्मोत्तर साहित्य है। जब हम लोग ब्रह्मोत्तर साहित्य पे चर्चा करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। अब है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य वे साहित्य जो धर्म से रिलेटेड नहीं, भौतिक जीवन से संबंधित है, इतिहास भूगोल से संबंधित है, मानव से संबंधित है, वो लौकिक साहित्य कहलाता है। लौकिक साहित्य में क्या क्या आएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की रात तरंगिणी, पाणिनि, विशाख दत्त, कालिदास और बाणभट्ट, इन लोगों ने जो रचनाएं की हैं, ठीक है, ये सभी लौकिक साहित्य के अंतर्गत आएंगे। हो सकता है एग्जाम में पूछ ले ये लौकिक साहित्य हैं कि नहीं है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। लौकिक साहित्य पे जब चर्चा करेंगे तो हम लोग लौकिक साहित्य पर भी डिटेल में बात करेंगे। हमने बताया कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। पहला स्रोत क्या बताया था? आर्कियोलॉजिकल, दूसरा लिटरेचर साहित्य, और तीसरा जो स्रोत है वो फॉरेन
विदेशी यात्री, ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वे हैं। तो अक्सर क्वेश्चन आता है फॉरेन ट्रैवलर्स पर भी। तो विदेशी यात्रियों में भी 3 टाइप के आए, यूनान एवं रोम के यात्री आए, चीन के आए और अरब के आए। तो इन सब कौन यूनान रोम के हैं, कौन चीन के हैं और कौन अरब के हैं, इन सभी को भी आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग विदेशी यात्रियों का विवरण की चर्चा करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। आज हम लोग जो है, हमने बताया कि आज हम लोग चर्चा किसकी करेंगे, ब्रह्म साहित्य की, और ब्रह्म साहित्य में भी वेद की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद सबसे नवीन है। इसकी चर्चा आज होगी। तो ये तो हमने आपको बता ही दिया कि ब्रह्म साहित्य में आता कौन कौन सा। अक्सर क्वेश्चन पूछता ब्रह्म साहित्य में क्या है क्या नहीं है। तो वेद रहेगा, ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, आर्यक आएगा, उपनिषद आएगा, वेदांग, वेदों के अंग आएंगे, उपवेद ये भी इसमें शामिल है, षट दर्शन भी इसमें शामिल है, महाकाव्य, पुराण और स्मृति, ये सब क्या है, ये सारी चीजें 10 ये जो है ये लगभग ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। तो आज चर्चा जो है वो ब्रह्म साहित्य की होगी और ब्रह्म साहित्य में भी वेद की। देखिए वेद जो है ये क्या है, वेद जो है ये संस्कृत धातु से, ठीक है, वेद संस्कृत धातु विद से बना है। किससे बना है, विद धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ जो है जानना, जिसका अर्थ क्या है, जानना, जिसका अर्थ जानना, वेद का अर्थ जानना। तो वेद क्या है, ज्ञान का भंडार है और इससे हम जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। और वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, तो वेदों के जो संकलनकर्ता थे वे कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। वेदों के संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक है। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जो है वेदों के संकलन करता थे। अक्सर पूछा जाता है, मिलाने के लिए भी आता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये ध्यान देना होगा। देखिए वेद के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वेद को क्या कहा जाता है, अपौरुषे। वेद को क्या कहा जाता है, अपौरुषे, मतलब ये वेद जो है पुरुष के द्वारा रची गई रचना नहीं गई है, ये पुरुष के द्वारा रची गई रचना नहीं है, बल्कि ये है क्या, ये देवों के द्वारा रची गई रचना मानी जाती है, अर्थात देवकृत, अर्थात देवकृत। वेद क्या है, देवकृत हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे अपौरुषे भी कहा जाता है और देवकृत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया, पुरुषों के द्वारा ये रचित नहीं है, इसलिए इसे देवकृत, देवों के द्वारा रचित माना जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है, वेदों के अध्ययन से हमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, उस समय की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, ठीक है, इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अक्सर जो नए बच्चे हैं जिन्होंने एमए फर्स्ट सेमेस्टर, वो नहीं जानते, जो लोग दे चुके हैं एग्जाम एक बार अभी 29 अगस्त का, और या पेपर सॉल्व जब करा रहे थे तो अक्सर देखा है कि क्वेश्चन कैसे आता है,
निम्नलिखित में से क्या सही है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो अब 7-8 पॉइंट दे दिया, फिर ABCD दे दिया, ABC सही है, CDE सही है, EFC सही है या पूरा सही है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन का पैटर्न आता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। जितनी बातें बताई जा रही यहां से क्वेश्चन UGC में, नेट, JRF में, सिविल सर्विस में हर जगह आए हुए हैं, तो ख्याल रखिएगा। तो वैदिक युग की जो सांस्कृतिक स्थिति है, हमने आपको बताया कि यहां से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस, ठीक है, और कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस, वेदों के अध्ययन से हमें आर पीरियड की, ठीक है, वैदिक पीरियड के राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक और धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी होती है वेदों के अध्ययन से। अब मैंने पहले बताया कि वेद 4 हैं, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन जो है ओल्ड क्या है, ऋग्वेद है, और न्यू अथर्ववेद है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC, ऋग्वेद का टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC है। इस टाइम पीरियड में ऋग्वेद की रचना हुई थी। और ऋग्वेद की खास बात यह है कि ये किसमें लिखे गए हैं, ऋचाओं में लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं, ऋचाओं में लिखे गए हैं, कविता रूप में लिखे गए हैं, गद्य रूप में नहीं लिखे गए। अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है कि ऋग्वेद लिखे गए हैं क्या, ऋग्वेद के बारे में क्या सत्य है इसमें, ठीक है। तो एक ये ऋचाओं में नहीं लिखे गए हैं तो गलत हो जाएगा, ये ऋचा में लिखे गए हैं, गद्य में नहीं लिखे गए हैं। इस बात का ध्यान एग्जाम में रखिएगा। और इसमें 3 जो है हमें पाठ मिलते हैं। ऋग्वेद में क्या मिलते हैं, 3 पाठ मिलते हैं। पहला साकल, दूसरा बालखिल और तीसरा वास्कल। साकल, बालखिल और वास्कल। साकल, बालखिल और वास्कल, ये 3 इसके पाठ मिलते। अक्सर पूछा जाता है। और साकल में कितने मंत्र हैं, बाल में कितने मंत्र हैं और वास्कल में कितने मंत्र हैं, ये भी ध्यान रखिए, मिलाने को आ सकता है। साकल में 1017 है और बालखिल में 11 मंत्र हैं और वास्कल में 56 है। 1017 और 56 और 11, 1017, 56 और 11, ये 3 बातों अक्सर UGC की खासियत है कि मिलाने को बहुत आता है। एक तरफ किताब का नाम, एक तरफ किताब का के राइटर पे आ जाता है, या कोई चीज दी हुई है उसका कथन उसके कब किस सन में हुआ ये आ जाता है, या इस तरीके से आ सकता है। साकल, बालखिल और वास्कल किसमें कितने जो है मंत्र हैं उसका उल्लेख आपको एग्जाम में आ सकता है। साकल में 1017, बाल में 11 और वास्कल में 56। अब ये एक चीज और महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 8 अध्याय अष्टक हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। तो ध्यान रखिए कि ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल, कितने मंडल हैं, 10 हैं।
ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। और इस 10 मंडल के साथ साथ 8 चैप्टर हैं। ठीक है, 8 चैप्टर हैं और सूक्त जो है 1028 इसमें क्या है? सूक्त हैं। और सूक्त के साथ साथ इसमें मंत्र जो है 10,462 है। मंत्र कितने हैं? 10,462 ये मंत्र हैं। देखिए, इसमें मिलाने को भी आ सकता है और पॉइंट में कि ऋग्वेद के बारे में क्या सही है। तो ऋग्वेद में 8 अध्याय हैं, ऋग्वेद में सूक्त 1028 हैं और ऋग्वेद में मंत्र 10,462 हैं। ये तथ्य फैक्ट्स आता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इस पे इतना फोकस किया जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे का जो है, इसमें जो वेद को पढ़ने वाले पुरोहित थे उन्हें होत्री कहा जाता था। ये अक्सर आया है, मिलाने को आता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद किसको कौन पढ़ता है ये अक्सर आता है। तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्री या होता कहा जाता है, जो पुरोहित होते थे। होत्री पूछा जाता है, होत्री का अर्थ क्या है? तो ऋग्वेद के मंत्र को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। डायरेक्ट पूछ सकता है, मिलाने के लिए दे सकता है, या तथ्य में दे सकता है कि ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्री नहीं कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से यूजीसी में नहीं और है में करके आपको कंफ्यूज यूजीसी के एग्जाम में किया जाता है। और भी पीसीएस में भी, आईएएस में भी इस तरीके के क्वेश्चन, आईएएस में खास तौर से, आईएएस और यूजीसी के सिलेबस में कुछ समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। अब जो है, हमने पहले ही बताया आपको कि पहला मंडल ऋग्वेद का और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। पहला और 10वां मंडल जो है सबसे बाद में जोड़ा गया है। और बालखिल सूक्त भी इसी में क्या है? शामिल है।